गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टैगोर कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, 22 मार्च से एयरफोर्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आज सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। जैसे फिजिक्स के हम लोग आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्लास 11 सिलेबस का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, है ना। तो जो क्वेश्चंस आज करेंगे, मैं चाहता हूँ आप पेन और नोटबुक लेके साथ बैठे ताकि क्वेश्चन खुद आप सॉल्व कर पाए। अगर पॉज करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें, और अगर सॉल्व ना हो पा रहा है तो ऑब्वियसली मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, आप सॉल्यूशन को जरूर फॉलो करें। राइट, चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, क्या दिया गया है? The two fixed points of a thermometer are wrongly marked as 5 डिग्री सेल्सियस एंड 95 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है कोई भी थर्मोमीटर हो उसके लिए दो फिक्स पॉइंट होते हैं, एक होता है उसका लोअर फिक्स पॉइंट, एक होता है अपर फिक्स पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो थर्मोमीटर लिया गया है उसका लोअर फिक्स पॉइंट है, उसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस। एंड अपर फिक्स पॉइंट कितना दिया गया है? 95 डिग्री सेल्सियस। बोला गया अगर उसी फॉल्टी थर्मोमीटर, मतलब जो गलत थर्मोमीटर है, उससे अगर रूम का टेम्परेचर मापा जाए तो रूम का टेम्परेचर दिया जा रहा है, दिखा रहा है 41 डिग्री सेल्सियस। राइट, लेकिन ऑब्वियसली ये गलत थर्मोमीटर है तो इसका रीडिंग ऑब्वियसली गलत आ रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? द करेक्ट रूम टेम्परेचर। रूम का जो सही टेम्परेचर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली रूम का सही टेम्परेचर अगर हमें मेजर करना है तो हम एक सही थर्मोमीटर यूज करेंगे, जैसे हम सेल्सियस थर्मोमीटर के यूज करते हैं। राइट, सेल्सियस थर्मोमीटर के साथ इस दिए गए फॉल्टी थर्मोमीटर को अगर कंपेयर करेंगे तो हम सही टेम्परेचर को फाइंड आउट इजीली कर पाएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या दिया गया है? स्केल कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है हमें पता है। फॉर्मूला क्या है? रीडिंग ऑन वन स्केल माइनस उस स्केल का LFP डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू रीडिंग ऑन अनदर स्केल, मतलब जिस स्केल के साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं, माइनस LFP डिवाइडेड बाई उस स्केल का UFP माइनस LFP। राइट, तो यहाँ पे जो स्केल रीडिंग ऑन वन स्केल हम मान लेते हैं कौन सा है? फॉल्टी थर्मोमीटर। राइट, तो वो उस थर्मोमीटर को हम लोग X से डिनोट कर देते हैं। और उस स्केल का LFP क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, कितना प्रोवाइडेड है? 5 डिग्री सेल्सियस। अब उस स्केल का UFP आप देखिए कितना प्रोवाइडेड है? 95 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिख सकते हैं 95 माइनस 5, क्योंकि LFP उसका 5 है। अब इसको सही थर्मोमीटर, मैंने कौन सा सही थर्मोमीटर माना है? मान लेता हम सेल्सियस एक सही थर्मोमीटर है तो उससे कंपेयर करेंगे। अब सेल्सियस थर्मोमीटर का हमें पता है LFP होता है 0 और UFP होता है 100 एंड LFP होता है 0। तो यहां से हम C का वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ले, मतलब करेक्ट थर्मोमीटर का रीडिंग हमें चाहिए, तो C का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है जो फॉल्टी थर्मोमीटर है उसमें रीडिंग कितना आ रहा है? 41 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर का। तो हम X का वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कितना? 41। तो 41 माइनस 5, 95 माइनस 5 डिवाइड इक्वल्स टू C बाई 100। राइट, अब कैलकुलेशन करके हम लोग C का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा जो सेंटीग्रेड थर्मोमीटर या सेल्सियस थर्मोमीटर जो हमने यूज किया था करेक्ट रूम टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसका वैल्यू। तो यहां से C का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 36 डिवाइडेड बाई 90 C डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से कैलकुलेशन करने पे हमें क्या मिल रहा है? C इक्वल्स टू 360, C इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 9। अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें C का वैल्यू कितना मिल रहा है? 40। दैट मीन्स करेक्ट रूम टेम्परेचर कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का करवाने का मतलब है इस फॉर्मूला को यूज करना। ये स्केल कन्वर्जन का फॉर्मूला है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को इजी क्वेश्चन भी दे सकते हैं, सेल्सियस में कोई वैल्यू दे दे, आपको पूछा जाए बताइए इसका करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में वैल्यू क्या हो या केल्विन स्केल में वैल्यू क्या हो। तो इसके लिए आप स्केल कन्वर्जन का फॉर्मूला को अच्छे से रिवीजन करें और उसके 2-3 क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करें। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस।
तो बोला गया है व्हाट इज द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। जब 10 ग्राम बर्फ के साथ, जो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसके साथ 100 ग्राम ऑफ डिग्री सेल्सियस पे है, मिक्स किया जाता है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, वो अप्लाई करके कर सकते हैं, या एक थीटा मिक्स का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को यूज करके इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही मेथड दिखा देता हूँ। पहले हम लोग कैलोरीमेट्री वाला मेथड यूज करते हैं। हमें पता है कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के हिसाब से हीट लॉस बाय ए हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय ए कोल्ड बॉडी, क्योंकि हमें पता है कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या बताता है, हीट लॉस बाय ए हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय ए कोल्ड बॉडी, जब कोई भी हीट एनर्जी सराउंडिंग में लॉस ना हो, मतलब एनर्जी कंजर्व रहे। तो कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसी फॉर्मूला से या इसी थ्योरम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, राइट। यहाँ पे हीट लॉस कौन करेगा, तो ऑब्वियसली वाटर के साथ आइस मिक्स किया गया है, जो वाटर हाई टेम्परेचर पे है, दैट मीन्स हीट लॉस करेगा वाटर, और उसी हीट को गेन करेगा कौन, आइस। आइस ऑब्वियसली हीट को जब गेन करेगा तो मेल्ट डाउन होगा, है ना। तो हमें पूछा गया है जब मिक्स करने पे मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो। तो यहाँ से एक चीज हमें दिख रहा है, जो वाटर का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस है, और जो आइस का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें समझ आ रहा है जब हम लोग वाटर के साथ आइस मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर बनेगा वो 50 डिग्री सेल्सियस से लेस होगा एंड 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, मतलब 50 और 0 के बीचों बीच कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो हम मान लेते हैं जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो कितना है, थीटा मिक्स। हमें यही थीटा मिक्स फाइंड आउट करना है। तो यहां से हमें दिख रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस मतलब थीटा मिक्स जो आंसर आने वाला है वो 50 से लेस बट 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि इसका हेल्प हमें लेना पड़ेगा। तो ये रिलेशन समझ में आ रहा है कि मिक्सचर का टेम्परेचर 50 और 0 के बीच कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग ये लॉ लगाते हैं, हीट लॉस बराबर हीट गेन अप्लाई करते हैं। हीट लॉस कौन करेगा, वाटर करेगा, राइट। तो वाटर हीट लॉस करके कौन से टेम्परेचर तक आएगा, ऑब्वियसली 50 से कहां तक आएगा, थीटा मिक्स तक आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीट का, एम एस डेल्टा टी, राइट। हीट का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एम एस डेल्टा टी। इसी हीट को गेन करके क्या होगा कि ये जो आइस है 0 डिग्री का पहले मेल्ट डाउन होगा, मतलब 0 डिग्री का आइस कन्वर्ट होगा 0 डिग्री के वाटर में, मतलब स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज होने पे हम लोग हीट का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, लैटेंट हीट वाला, मतलब ml, राइट। तो यहाँ पे जो हीट गेन आइस करेगा, आइस हीट गेन करते ही पहले तो 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होगा, इसीलिए हमने ml अप्लाई किया। अब 0 डिग्री का वाटर बन चुका है, लेकिन उसका टेम्परेचर होगा कितना, मिक्सचर के टेम्परेचर तक, राइट। मतलब मिक्सचर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर वही तो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब जो 0 डिग्री वाटर अभी बन चुका है उसका टेम्परेचर वापस कहां तक राइज करेगा, थीटा मिक्स तक। मतलब जो वाटर है वो अब तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो ml अप्लाई करते ही 0 डिग्री आइस कन्वर्ट हो चुका है 0 डिग्री वाटर में। अब 0 डिग्री वाटर का टेम्परेचर कहां तक जाएगा, थीटा मिक्स। मतलब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वापस एम एस डेल्टा टी। अब यहाँ से सारे वैल्यूज पुट करने हैं देख देख के, राइट। यहाँ पे हीट लॉस कौन कर रहा है, वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना दिया गया है क्वेश्चन में, मास ऑफ वाटर दिया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। और सीजीएस सिस्टम में हमें पता है पानी का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन को हम लोग जनरली सीजीएस में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ताकि इसका वैल्यू हम लोग सीजीएस में पुट कर पाए और इजीली कैलकुलेशन कर पाए, राइट। तो एस का वैल्यू यहाँ पे कितना, 1। अब डेल्टा टी कितना होगा, पानी का टेम्परेचर कहां से कहां आ रहा है, 50 से थीटा मिक्स तक आ रहा है, मिक्सचर टेम्परेचर तक, मतलब 50 माइनस क्या कर देंगे, थीटा मिक्स। अब एम कितना है, मास ऑफ आइस कितना दिया गया है, मास ऑफ आइस दिया गया है ऑब्वियसली 10 ग्राम। तो 10 ग्राम माई आइस पहले कन्वर्ट होगा वाटर में, और हमें पता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, बर्फ का पिघलने के लिए लैटेंट हीट का कितना वैल्यू होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पे सीजीएस में कर रहे हैं तो हम लोग वैल्यू भी सीजीएस पे पुट करेंगे, मतलब 10 इंटू 80 प्लस एम एस डेल्टा टी। 10 ग्राम आइस जब भी हम लोग ml अप्लाई करेंगे 10 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स यहाँ पे
m का वैल्यू वापस क्या होगा 10। अब वाटर में कन्वर्ट हो चुका है तो स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा 1, और डेल्टा टी कितना होगा, टेम्परेचर कहां से कहां राइज करेगा, 0 से राइज करके कहां तक आएगा थीटा मिक्स। मतलब आपकी बात बड़ा कौन है थीटा मिक्स और छोटा कौन है 0। अब यहां से कैलकुलेशन करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा मिक्स फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आ रहा है यहाँ पे 5000 माइनस 100 थीटा मिक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ रहा है 800 प्लस 10 थीटा मिक्स माइनस 0, राइट। तो कैलकुलेशन करेंगे 100 थीटा मिक्स को इस साइड पुट करेंगे तो टोटल हो जाएगा 110 थीटा मिक्स, और इधर 800 को लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4200, राइट। तो यहाँ से थीटा मिक्स कितना फाइंड आउट हो रहा है, थीटा मिक्स आ रहा है 4200 डिवाइडेड बाय 110, दैट मीन्स कितना आ रहा है 420 डिवाइडेड बाय 11। कैलकुलेशन करने पे आंसर आएगा 38.2 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, राइट। तो एक तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई करके। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन इससे क्या है आप कोई भी क्वेश्चन को इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जब आइस के साथ वाटर मिक्स किया जाता है इस तरीके के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है या ट्रिक बोल सकते हैं, फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला से इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, तो इस फॉर्मूला को थोड़ा नोट डाउन करना है और इसको याद रखना है। फॉर्मूला क्या दिया गया है, थीटा मिक्स निकालने के लिए एम डब्ल्यू थीटा डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब है वाटर, राइट, मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस मास ऑफ आइस मल्टीप्लाई बाय लैटेंट हीट ऑफ आइस। हमें पता है लैटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है, मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80, तो एल का वैल्यू यहाँ पे कितना होता है 80 डिवाइडेड बाय एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब इस पूरे टर्म को डिवाइड करना है एम डब्ल्यू प्लस एम आई। तो इस फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देख देख के हमें सारे वैल्यूज को पुट करना है। क्वेश्चन में दिया गया देखो मास ऑफ वाटर दिया गया है, कितना मास ऑफ वाटर दिया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर, और उस वाटर का टेम्परेचर भी प्रोवाइडेड है कितना 50, राइट। और नेक्स्ट देखो मास ऑफ आइस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कितना 10 ग्राम, और लैटेंट हीट ऑफ आइस हमें पता है कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, राइट। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, हमें पता है सीजीएस सिस्टम में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1। इसीलिए इस क्वेश्चन को जब ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्वेश्चन को हम लोग सीजीएस सिस्टम में सॉल्व करने का ट्राई करेंगे ताकि यहाँ पे एस डब्ल्यू का वैल्यू 1 पुट कर सके और कैलकुलेशन को इजी कर सके, राइट। डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू कितना गिवन है 100 और एम आई कितना गिवन है 10। अब इस पूरे कैलकुलेशन को करने पे वापस आंसर क्या आएगा 5000 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 110। कैलकुलेशन करने से वापस देखना आंसर आएगा 38.2 डिग्री सेल्सियस। तो इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते थे, इसको अप्लाई नहीं करने से भी। लेकिन इस फॉर्मूला को अप्लाई तभी कर सकते हैं जब क्वेश्चन आइस प्लस वाटर दिया जाए, मतलब मिक्सचर किसका हो आइस प्लस वाटर का, तब ये क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर स्टीम प्लस आइस मिक्स किया जाए या कुछ और क्वेश्चन दिया जाए तब इस फॉर्मूला को अप्लाई हम कर नहीं पाएंगे, तब इस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, हीट लॉस बराबर हीट गेन यूज करके, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, at what temperature is the root mean square velocity of gaseous hydrogen molecule equal to that of the oxygen molecule at 47 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर गैसीय हाइड्रोजन अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग 47 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन अणुओं के वेग के बराबर होता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ये आरएमएस वेलोसिटी का क्वेश्चन है, तो हमें पहले तो आरएमएस वेलोसिटी के फॉर्मूलाज याद करने होंगे। आरएमएस वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला क्या दिया गया है, अंडर रूट में 3p बटे रो। सेकेंड फॉर्मूला क्या दिया गया है, अंडर रूट में 3pv, रो के जगह अगर m बाई वी पुट करें v ऊपर जाके तो 3pv बटे m। तीसरा फॉर्मूला क्या दिया गया है, अंडर रूट में 3rt बटे m, pv के जगह हम पुट कर सकते हैं rt। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली थर्ड फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है किस टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के बराबर होगा। दैट मींस दोनों केस में आरएमएस वेलोसिटी क्या हो रहा है, इक्वेट हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो हम दोनों के आरएमएस वेलोसिटी को पहले इक्वल कर देंगे। मतलब वी आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या लिखेंगे, वी आरएमएस ऑफ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन VRMS ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अच्छा, VRMS ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू क्या कर दिया, VRMS ऑफ ऑक्सीजन। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, हमें पता है फॉर्मूला क्या है आरएमएस का, 3RT/m। किसके लिए ये होगा, हाइड्रोजन के लिए। और यहाँ पे वापस वही सेम फॉर्मूला 3RT/m, कौन से गैस के लिए, ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। अच्छा, प्रोवाइडेड क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइडेड है कितना, 47 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, हीट रिलेटेड क्वेश्चन में जो टेम्परेचर सेल्सियस में प्रोवाइडेड रहता है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, राइट। केल्विन में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करेंगे आंसर। अगर केल्विन पूछा गया तो केल्विन में देंगे, अगर सेल्सियस में पूछा गया है तो जो आंसर केल्विन में आएगा उसको वापस सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है सेल्सियस से केल्विन कैसे कन्वर्ट करता है, +273 करके। तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना मिला, 320 केल्विन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड आउट क्या करना है, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इक्वेट करते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट ओवर हट जाएगा, 3R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, बस कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमें पता है टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है, और मास ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 2। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 320 केल्विन, राइट। तो यहाँ पे पुट करते हैं 320, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड नहीं है, हमें पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 32। बस अब कैलकुलेशन करके टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है। तो 2 से 32 कैंसिल करेंगे, 16 से 320 कैंसिल करेंगे तो आएगा 20। दैट मीन्स आंसर आया, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन होगा 20 केल्विन। अब इसी क्वेश्चन में ऑप्शंस को सेल्सियस में भी दिया जा सकता था, तो सेल्सियस में अगर ऑप्शन देते तो आंसर क्या होता, ऑब्वियसली जो आंसर आएगा केल्विन में उससे 273 को क्या करेंगे, माइनस, तो आंसर हो जाता -253 डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान रखना, छोटे छोटे चीज को ध्यान रखना है, यहीं पे गलती होती है, राइट। तो ये सब ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन था। तो आरएमएस वेलोसिटी का क्वेश्चन एग्जाम के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आरएमएस वेलोसिटी के जो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करो जिस बुक से, तो आरएमएस वेलोसिटी के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्रोवाइडेड है कि द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2 × R। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक आदर्श गैस का स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया गया है, 7/2 × R। दैट मींस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है सीपी कितना प्रोवाइडेड है, 7/2 × R। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब हमें फाइंड आउट करना है CP/CV का वैल्यू, रेशियो है ना, स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है CP/CV। तो क्वेश्चन में CP प्रोवाइडेड है लेकिन हमें CV प्रोवाइडेड है नहीं, तो CV हमें फाइंड आउट करना है। CV कहां से फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला क्या बताता है कि CP - CV बराबर क्या होता है, R, राइट। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, CV को फाइंड आउट कर सकते हैं। CV को इस साइड लेके R को इस साइड लाएंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, CV बराबर CP - R, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में CP प्रोवाइडेड है कितना, 7/2 × R माइनस R बराबर क्या हो गया, CV। तो CV कितना आया, 7 - 2/2, दैट मीन्स 5/2 × R। तो यहां से हम अब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं CP/CV। CP कितना है, 7/2 × R, और CV कितना है, 5/2 × R। दैट मीन्स आंसर आया 7/5। क्या है आंसर, 7/5। यही हमें पूछा गया। तो CP और CV रिलेटेड फॉर्मूलास कुछ क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करें। CP का डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ रिलेशन 1 + F/2 × R, राइट। CV का फॉर्मूला होता है F/2 × R। इन फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइएटोमिक गैस, कुछ क्वेश्चंस ये सब भी प्रैक्टिस करके रखें, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्रोवाइडेड है, 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, इग्नोरिंग द स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ द वाटर।
वाटर का जो एक्सपेंशन हो रहा है थोड़ा बहुत, उसको इग्नोर करना है। मतलब हमें मान के चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सपेंशन हो ही नहीं रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या बोला है, द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल यू फाइंड आउट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हिंदी में क्या लिखा है, 100 ग्राम पानी को 30 से 50 डिग्री तक गर्म किया जाता है। पानी के मामूली प्रसारण को नजरअंदाज करते हुए इसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सपेंशन को इग्नोर करना है, मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमें पता है चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो है तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है पी डी वी, दैट मीन्स वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर। तो हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करना होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, राइट। दिया गया हीट, सिस्टम को दिया गया हीट दो काम में यूज होता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट गैस के द्वारा या सिस्टम के द्वारा कार्य या वर्क डन करने में यूज होता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या प्रोवाइडेड है, डी डब्ल्यू प्रोवाइडेड है, डी डब्ल्यू है जीरो, राइट। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि डी क्यू किसके बराबर होगा, डी यू। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, डी यू पूछा गया है, तो डी यू पूछा गया है, डी यू किसके बराबर है, डी क्यू। लेकिन तो हमें क्या चाहिए बेसिकली, अगर हम लोग डी क्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो हमें डी यू का वैल्यू पता चल जाए, है ना। तो डी क्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में डेटा दे रखा है, क्या डेटा दे रखा है कि डी क्यू हमें पता है, हीट एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। एम कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एम है 100 ग्राम, 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करे तो 100/1000। इस बार केजी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो प्रोवाइडेड है वो एसआई सिस्टम में प्रोवाइडेड है, और दूसरा चीज जो आंसर है वो किलो जूल्स में है, दैट मीन्स जूल में है या किलो जूल में है। तो दैट मीन्स हमें एसआई सिस्टम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो m का वैल्यू कितना हो गया, 100/1000। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना गिवन है, 4200। और डेल्टा टी कितना गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने से हीट कहां से कहां किया गया है, 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस राइज करवाने के लिए दिया गया है हीट। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, 50 माइनस 30, यहाँ पे पुट करेंगे, राइट। अब कैलकुलेशन करना है सिंपल, तो यहां से कितना आ रहा है, 420 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 30, दैट मीन्स 20, कितना आया 8400 जूल, दैट मीन्स dq का वैल्यू आया 8400 जूल। तो जो dq का वैल्यू है वही du का वैल्यू है 8400 जूल। तो हमें फाइंड आउट करना था du, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कितना आया आंसर 8400 जूल। ऑप्शंस किस सेंस में दिया गया, किलो जूल में दिया गया है, तो 8400 जूल क्या हो जाएगा 8.4 किलो जूल, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाया जाता है। एयरफोर्स XY ग्रुप नए बैच अभी स्टार्ट हो ही रहे हैं, और एग्जाम्स अभी सामने ही हैं। एग्जाम्स के बाद नए जो अगले वाले एग्जाम है उसके प्रिपरेशन के लिए नए बैचेस स्टार्ट होंगे। तो जो भी बच्चा ऑफलाइन कोचिंग या ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहता है वो हमारे कोचिंग के साथ जुड़ सकता है। हमारा कोचिंग का एड्रेस है मेगा हाईवे जूसी रोड, कुचामन सिटी। आपको कोई भी अगर फर्दर असिस्टेंस या कोई भी जानकारी लेना है तो आप इन नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप पूछ सकते हो, राइट। जो भी आपकी इंक्वायरी है आपको आंसर किया जाएगा। अब तक हमारे कोचिंग एयरफोर्स XY ग्रुप, देन नेवी, देन और भी बहुत सारे एग्जाम्स को कुल मिला के 3500 से ज़्यादा सिलेक्शन दे चुका है। तो जो ये कोई भी दूसरे कोचिंग जो है इस फील्ड में उनसे बहुत ही ज़्यादा है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप आके एक बार विजिट कर सकते हो, आपको ज़रूर आपको यहाँ से जानकारी दी जाएगी, आप सेटिस्फाई ज़रूर होंगे, आप एक बार ज़रूर विजिट करें, राइट। नेक्स्ट, हाँ, हमारे यहाँ एयरफोर्स XY ग्रुप के साथ एनडीए के भी बैचेस यहाँ पे रहते हैं। एनडीए का जैसे क्लास, आप क्लास 10th के बाद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आके हमारे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे क्लास 11-12 के साथ हम लोग एनडीए फाउंडेशन के भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो आप ज़रूर एक बार, आपको जो भी जानकारी है आपको दिए गए जो पिछले स्लाइड में जो नंबर थे उस नंबर पे आप कॉल करके ज़रूर आप इंक्वायरी
कर सकते हो, राइट। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे यहाँ आर्मी का भी बैचेस, यहाँ पे आर्मी के भी क्लासेस दिए जाते हैं, प्रोवाइड किया जाते हैं। जैसे कुछ दिन बाद अभी आर्मी के एग्जाम्स भी है, जैसे आर्मी रिलेटेड एग्जाम जैसे जीडी, क्लार्क, टेक्नीशियन, है ना, ये सारे एग्जाम्स के भी प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाता है। तो आपको अगर कोई भी जानकारी लेना है, आप इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो आप ज़रूर जो पिछले स्लाइड में जो नंबर थे उन नंबर पे आप नोट कर डाउन करके आप कॉल ज़रूर कर सकते हैं, और आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए आप ज़रूर हासिल कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे एयरफोर्स, आर्मी, एनडीए, इनके अलावा भी एसएससी, रेलवे और ये सारे एग्जाम्स के भी प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल हो गए, एसएससी जीडी एग्जाम हो गए, अभी जैसे जीडी के एग्जाम कंटिन्यू हो भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। रेलवे के एग्जाम्स भी यहाँ पे रेलवे का प्रिपरेशन, एग्जाम्स के प्रिपरेशन भी करवाया जाता है। तो आपका जो भी आप जिस फील्ड में तैयारी करना चाहते हो, आप ज़रूर आइए हमारे कोचिंग, आके आप जानकारी हासिल करिए, राइट। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्रोवाइडेड है? द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2240 जूल पर ग्राम, राइट। मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, हीट, अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड है, कितना है? 2240 जूल पर ग्राम। और क्या दिया गया है? इफ द वर्क डन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 1 ग्राम इज, 1 ग्राम वाटर को एक्सपेंड करने के लिए अगर बाहर से कितना कार्य किया गया है, वर्क किया गया है 160 जूल, मतलब वर्क डन कितना है 160 जूल। देन पूछा गया है देन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। मतलब ये भी क्वेश्चन ऑब्वियसली हमें देख के पता लग रहा है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, बहुत बार पूछा भी गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स या डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, है ना। तो यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है, U। तो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, dq बराबर du प्लस dw। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dq कितना प्रोवाइडेड है, हीट एनर्जी कितना प्रोवाइडेड है 2240, और U कितना प्रोवाइडेड है, U हमें फाइंड आउट करना है, और वर्क डन कितना किया गया है 160 जूल, है ना। तो यहां से हमें फाइंड आउट करना क्या है, du। तो सिंपल है 2240 माइनस 168, तो आंसर क्या आया 2072 जूल। अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप अप्लाई करो या उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तो आप साइन कन्वेंशन का ध्यान जरूर रखें, राइट। कभी इस फॉर्मूला में क्या होता है, साइन कन्वेंशन, साइंस चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, तो वर्क डन का जो वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा उसको प्लस साइन के हिसाब से हम पुट करेंगे। लेकिन अगर हम बाहर से सिस्टम के ऊपर वर्क करें, कार्य करें, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर उस क्वेश्चन में ऐसे प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू जो लेते हैं हम, वो माइनस साइन के साथ लेना पड़ता, मतलब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो ये सारे छोटे छोटे चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन आप फर्स्ट लॉ जब अप्लाई करें तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखें। जैसे सिस्टम को अगर हीट दिया जाए तो वो हीट एनर्जी के साथ जो वैल्यू होगा वो प्लस में पुट करेंगे, लेकिन अगर हम सिस्टम से हीट को रिमूव कर ले तो उस टाइम पे जो हीट एनर्जी का वैल्यू होगा उसके साथ नेगेटिव साइन को आपको पुट करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे तो सिंपल था, यहाँ पे साइन कुछ चेंज करना ही नहीं था, लेकिन कई कई क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत घुमा के देना चाहे, गलती करवाना चाहे, तो साइन कन्वेंशन के साथ भी वो दे सकते हैं क्वेश्चन, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस हैज ए वॉल्यूम ऑफ 8 लीटर्स। तो टेम्परेचर कितना है हीलियम का, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम पे इसका वॉल्यूम कितना है 8 लीटर्स। इट इज सडनली कंप्रेस्ड, इसको अचानक संपीड़ित किया जाता है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, वॉल्यूम बन जाता है, तो अगर ये इनिशियल वॉल्यूम V1 है तो फाइनल वॉल्यूम बन जाता है 1 लीटर। बोला गया है देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, मतलब हमें फाइंड आउट करना है फाइनल टेम्परेचर। तो ये कौन सा टेम्परेचर प्रोवाइडेड है, इनिशियल टेम्परेचर प्रोवाइडेड है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले समझना होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, राइट। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में एक हिंट्स दिया गया है सडनली कंप्रेस्ड। सडनली कंप्रेस्ड का मतलब है अचानक संपीड़ित करना, मतलब सडनली कोई कौन सा प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस अचानक होता है, जैसे सारे सडन प्रोसेस हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्रोसेस कौन सा चल रहा है, एडियाबेटिक, नॉट आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें फॉर्मूला यूज करना होगा।
तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें पता है तीन तरीके के इक्वेशन ऑफ स्टेट्स होते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ स्टेट का फॉर्मूला है टीवी टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला है टीवी टू द पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, राइट। तीसरा फॉर्मूला है टी की पावर गामा टी की पावर 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट। अब इनमें से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इनमें से ये जो दूसरा फॉर्मूला जो टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेटेड है, इसी फॉर्मूला को यूज करें, राइट। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस का क्वेश्चन होता तो हम डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तब क्वेश्चन में डेटा कुछ अलग होता, प्रेशर के साथ वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन देता, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है पीवी बराबर कांस्टेंट, राइट। इस फॉर्मूला के बेस्ट क्वेश्चन होता। ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो बेसिकली इस चैप्टर में इस एडियाबेटिक रिलेटेड क्वेश्चन इन तीनों फॉर्मूला से बन सकता है। ये क्वेश्चन फिलहाल इस फॉर्मूला से सॉल्व करना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम को रिलेट करके। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को? T1 V1 गामा माइनस 1 बराबर T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। हमें फाइंड आउट करना क्या है? T2, दैट मीन्स T1 बटे T2 क्या लिख सकते हैं? V2 बाई V1 होल पावर गामा माइनस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 कितना प्रोवाइडेड है? 27 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। मतलब 27 प्लस 273 कितना होगा? 300 केल्विन, राइट। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो T1 प्रोवाइडेड है 300 केल्विन, हमें फाइंड आउट करना है T2। क्वेश्चन में V1 कितना प्रोवाइडेड है? इनिशियली वॉल्यूम था 8 लीटर, बाद में वॉल्यूम बन चुका है 1 लीटर, दैट मीन्स V1 था 8 लीटर, V2 है 1 लीटर, इसकी पावर गामा माइनस 1। अब क्वेश्चन में गामा प्रोवाइडेड है, अगर गामा प्रोवाइडेड नहीं होता ये क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं। तो गामा कितना प्रोवाइडेड है? 5/3, तो 5/3 माइनस 1। अब सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो पावर क्या हो रहा है? 5/3, दैट मीन्स 5 माइनस 3/3 मतलब 2/3। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है 1/2 का होल क्यूब क्या होता है? 1/8 होता है, और बाहर पावर पहले से कितना था? 2/3, 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 1/2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स कितना होगा? 1/4। दैट मीन्स फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 300 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स टू कितना आया? 1/4। दैट मीन्स T2 आया 300 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट मीन्स 1200 केल्विन। अब आंसर देखो सारे ऑप्शंस सेल्सियस में है। देखो 1200 भी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं? फॉलो नहीं करते हैं, सही से देखते नहीं है, तो क्या हो जाता है? 1200 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन चूज कर लेते हैं। उससे क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें लगता है हमने तो पूरा सही किया है, नंबर अच्छे आने चाहिए, लेकिन फिर भी नंबर क्या होता है? कम आ जाता है। उसका रीजन क्या है? सिली मिस्टेक्स। तो ये सारी छोटे छोटे चीज हमें ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम, राइट। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आया? 1200 केल्विन, लेकिन ऑप्शन सारे सेल्सियस है, तो हमें पता है केल्विन को वापस किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? -273 करके। अगर -273 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 927 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन है? लास्ट ऑप्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का, हीट इंजन या कार्नोट इंजन रिलेटेड क्वेश्चन। एग्जाम में हमें पता है हर एयरफोर्स के हर शिफ्ट में हर एग्जाम के हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कार्नोट इंजन या हीट इंजन रिलेटेड। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको अच्छे से आता है बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप जितने क्वेश्चन आपको मिल सके, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके इस कार्नोट इंजन या हीट इंजन रिलेटेड, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही, मतलब हीट इंजन रिलेटेड या कार्नोट इंजन रिलेटेड। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जाम क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन कितना दिया गया है? 50%। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईटा इज प्रोवाइडेड कितना? 50%। एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक कितना दिया गया? सिंक का तापमान दिया गया है 500 केल्विन, मतलब सिंक का तापमान को T2 से डिनोट करते हैं। फिर बोला गया इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज केप्ट कांस्टेंट, स्रोत के तापमान को अगर स्थिर रखा जाए, मतलब सोर्स के तापमान को हमें फाइंड आउट करना होगा पहले। फिर बोला गया एंड इट्स एफिशिएंसी इज रेज्ड टू 60%। सेकेंड केस में एफिशिएंसी बन जाता है कितना? 60%। तो बोला गया है देन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ द सिंक, जब एफिशिएंसी का परसेंटेज 60% होगा तो उस टाइम पे हमें सिंक का टेम्परेचर मतलब T2 फाइंड आउट करना है। तो इस
क्वेश्चन को दो स्टेप में सॉल्व करना है। पहले स्टेप में दिए गए डेटा से हम T1 फाइंड आउट करेंगे, फिर उसी T1 को सेकेंड स्टेप में यूज करके T2 फाइंड आउट करेंगे। तो पहले स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कार्नोट इंजन या हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला टेम्परेचर रिलेटेड 1 माइनस T2 बटे T1, 1 माइनस T2 बटे T1। यहाँ पे T2 कौन है? सिंक का टेम्परेचर, और T1 कौन है? सोर्स का टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईटा प्रोवाइडेड है 50%, दैट मींस 50 बाई 100 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 कितना है? पहले केस में T2 प्रोवाइडेड है 500 केल्विन। फाइंड आउट क्या करेंगे? T1। तो T1 कितना आ रहा है? 500 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाई 2, दैट मीन्स 1 बाई 2। दैट मीन्स T1 आया 500 इंटू 2, दैट मीन्स 1000 केल्विन। T1 कितना आया? 1000 केल्विन। अब इसी क्या बोला गया नेक्स्ट स्टेप में? कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स कांस्टेंट, मतलब इस टेम्परेचर को यूज करके जो T1 हमारे लिए आया है, इसको यूज करके सेकेंड स्टेप से हमें T2 फाइंड आउट करना है। तो वापस वही एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस T2 बाई T1। अब की बार हमें T2 फाइंड आउट करना है। अच्छा, ईटा कितना प्रोवाइडेड है? 60%, दैट मीन्स 60 बाई 100। 1 माइनस T2 फाइंड आउट करना है, और सोर्स का टेम्परेचर कितना लेना है? 1000, जो हम लोग पिछले स्टेप में फाइंड आउट किए थे। बस यहाँ से सॉल्व करना है। 3 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं T2 बाई 1000। इस 3 बाई 5 को इस साइड ले आते हैं। 1 माइनस 3 बाई 5, दैट मीन्स 2 बाई 5। 5 से 1000 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 200। दैट मीन्स T2 का वैल्यू आया 400 केल्विन। कितना आया? 400 केल्विन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। समझ आया? तो ये दो स्टेप में सॉल्व करना था। तो एक चीज हमें समझ आ रहा है यहाँ से, अगर सही से क्वेश्चन को अगर फॉलो करें तो एक चीज हमें समझ आ रहा है कि 50% जब एफिशिएंसी था तो सिंक का टेम्परेचर कितना था? 500 केल्विन। जब एफिशिएंसी 60% हुआ तो आंसर सिंक का तापमान या सिंक का टेम्परेचर कितना आया? 400 केल्विन। दैट मीन्स एक चीज यहाँ से समझ आ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ भी सकता है कि अगर इंजन का एफिशिएंसी इंक्रीज करवाना है तो सिंक का टेम्परेचर क्या करवाना होगा? 500 था, आंसर आया 400, दैट मीन्स डिक्रीज करवाना होगा। या उल्टा पूछ सकता है कि अगर इंजन का एफिशिएंसी बढ़ाना है तो एक और प्रोसेस क्या है, एक और तरीका क्या है? एक और तरीका है स्रोत, मतलब सोर्स का टेम्परेचर भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो कोई भी हीट इंजन या कार्नोट इंजन का अगर हमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करवाना है, दो तरीके हैं। पहला तरीका, सोर्स के टेम्परेचर को हाई करो या सिंक के टेम्परेचर को लो करो, राइट? हमें पता है कोई भी इंजन का एफिशिएंसी जनरली 100% नहीं होता है। 100% तब होगा जब सिंक का टेम्परेचर लो करते करते 0 केल्विन तक पहुंचे, या फिर सोर्स का टेम्परेचर हाई करते करते इनफाइनाइट तक पहुंचे, जो पॉसिबल है नहीं। इसलिए कोई भी इंजन का एफिशिएंसी 100% नहीं होता। तो यहाँ से ये बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकता है, आप जरूर ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट एक और हीट इंजन का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 केल्विन एंड 600 केल्विन। तो एक कार्नोट इंजन 300 केल्विन और 600 केल्विन के बीच काम कर रहा है। तो 300 केल्विन हमें पता है, जो लोअर टेम्परेचर होता है वो T2, जो हायर टेम्परेचर होता है वो T1। अगर इस टेम्परेचर के बीच ये कार्नोट इंजन काम करे तो उससे कितना वर्क आउटपुट मिलता है? 800 जूल, मतलब वर्क आउटपुट हमें मिलता है 800 जूल। अब बोला गया है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द इंजन फ्रॉम द सोर्स इन ईच साइकिल, मतलब सोर्स से कितना हीट एनर्जी इंजन को सप्लाई किया गया था, तब जाके 800 वर्क आउटपुट हमें मिला। हमें मतलब कुल मिला के हमें फाइंड आउट क्या करना है? सोर्स से जो हीट एनर्जी सप्लाई दिया जाता है वो होता है Q1। कौन होता है? Q1। तो हमें फाइंड आउट करना है Q1। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला बेसिकली ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है इंजन के लिए वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट इनपुट या सोर्स का हीट, राइट? वर्क डन डिवाइडेड बाय Q1, W बटे Q1। और इंजन का एक और फॉर्मूला टेम्परेचर के टर्म में हमें पता है T2 बटे T1। तो यहां से बेसिकली क्या क्या प्रोवाइडेड है? W प्रोवाइडेड है, T2 प्रोवाइडेड है, T1 प्रोवाइडेड है, हमें Q1 फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इन दोनों फॉर्मूला को जो एफिशिएंसी का है
दोनों को एक साथ इक्वेट कर देते हैं और Q1 को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, W/Q1 बराबर 1 माइनस T2 बटे T1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W कितना है 800 और Q1 हमें फाइंड आउट करना है, और T2 कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 केल्विन, और T1 कितना है 600 केल्विन। देखो एग्जाम में क्वेश्चन में T2 या T1 ऐसे मेंशन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, लेकिन कैसे समझना होगा कौन सा T2 है कौन सा T1 है। जो लोअर टेम्परेचर है वो T2 और जो हायर टेम्परेचर है वो T1। तो ये सब चीज छोटी छोटी चीज हमें ध्यान रखना है, प्रैक्टिस के साथ साथ ये बहुत ईजी होते जाएंगे, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 300 डिवाइडेड बाई 600 मतलब 1/2, दैट मीन्स 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो Q1 फाइनली कितना आ रहा है 800 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स 1600 जूल। कितना आ रहा है 1600 जूल। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो आप हीट, मैं चाहता हूँ आप हीट इंजन रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम में ये एक क्वेश्चन आप जरूर अटेंड करें और जरूर ये क्वेश्चन मिस ना हो, मतलब ये नंबर जरूर आए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वापस आप देखिए, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ एयरफोर्स का बैचेस ऑफलाइन क्लासेस आप अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप यहाँ आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एयरफोर्स का XY ग्रुप के नए बैचेस कुछ दिनों बाद वापस स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तक हम लोग एयरफोर्स, XY ग्रुप, नेवी, ये सब एग्ज़ाम कुल मिला के हम लोग 3500 से ज़्यादा सिलेक्शन दे चुके हैं। जो कोई भी यहाँ पे जितने भी इस फील्ड में कोचिंग सेंटर्स है उनसे बहुत ही ज़्यादा है। आप ट्राई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको अगर बात करना है, आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी लेना है, आप इस नंबर पे बात कॉल करके ज़रूर इंक्वायरी ले सकते हैं, या हमारे यहाँ कोचिंग में आके फिजिकली आके आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, हमारे यहाँ क्लास 10 के बाद NDA के भी बैचेस, आप क्लास 10 के बाद अगर आपको NDA की तैयारी करनी है तो हम लोग क्लास 11 12 के साथ फाउंडेशन बैचेस भी चलाते हैं। तो आप यहाँ आके ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, राइट। और आर्मी के भी बैचेस हैं, GD, क्लार्क, टेक्नीशियन, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, इनके भी क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइडेड करवाए जाते हैं, राइट। और इनके अलावा SSC, CGL, SSC, GD, रेलवे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी हमारे कोचिंग में करवाया जाता है। आप आइए, जानकारी के लिए जानकारी लीजिए और देखिए और ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है ना। तो रेफ्रिजरेटर क्या क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, रेफ्रिजरेटर A वर्क्स बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, है ना, while रेफ्रिजरेटर B वर्क्स बिटवीन -27 डिग्री सेल्सियस एंड 17 डिग्री सेल्सियस। बोला गया है दोनों ही रेफ्रिजरेटर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करते हैं फ्रीजर के अंदर से। विच वन ऑफ द टू इज द बेटर रेफ्रिजरेटर, दोनों में से कौन सा अच्छा रेफ्रिजरेटर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो कौन सा अच्छा रेफ्रिजरेटर फाइंड आउट करने के लिए हमें पता करना होगा किसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा है। जिस रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होता है वो ऑब्वियसली अच्छा रेफ्रिजरेटर है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला याद करना होगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या है, बीटा। बीटा बराबर क्या दिया गया फॉर्मूला, T2 बाई T1 माइनस T2। यहाँ पे T2 कौन है, सिंक, T1 कौन है, सोर्स, राइट। ये सब चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन में T2 T1 ऐसे कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि एक टेम्परेचर लोअर एक हायर है, दैट मीन्स एक T2 है एक T1 है। जो लोअर टेम्परेचर है वो T2, जो हायर टेम्परेचर है वो T1। तो रेफ्रिजरेटर ए के लिए T2 कितना है -10 और T1 कितना है 27। तो रेफ्रिजरेटर ए के लिए हम लोग पहले बीटा फाइंड आउट करते हैं, कितना आ रहा है देखते हैं। T2 कितना हो रहा है -10 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे, मतलब -10 के साथ 273 ऐड करेंगे तो 263 रहेगा। अच्छा, माइनस T1 कितना है, माइनस नहीं बटे में T1 कितना है, T1 प्रोवाइडेड है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 कैल्विन। 300 माइनस T2 कितना है 263। अब सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से कितना हो रहा है 37, 263 डिवाइडेड बाई 37। तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना होगा, अराउंड 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 7.1 समथिंग कुछ आएगा।
तो पहले रेफ्रिजरेटर ए के लिए बीटा हमें कितना मिला 7.1। अब ऐसे ही रेफ्रिजरेटर बी के लिए निकालेंगे। अगर बी का बीटा का वैल्यू ए से ज्यादा आया तो कौन सा रेफ्रिजरेटर बढ़िया होगा, बी। कम आया तो ऑब्वियसली ए रेफ्रिजरेटर बढ़िया रहेगा। तो हम लोग दूसरे रेफ्रिजरेटर के लिए फाइंड आउट करते हैं बीटा। तो वापस बीटा का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, T2 बाई T1 माइनस T2। T2 कितना है सेकेंड केस के लिए, T2 है -27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273 माइनस 273 के साथ अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो रहा है 246। देखो सही से, गलती हो आई गेस, हाँ 246 प्लस 27 मतलब 273, हाँ सही है। और T1 कितना प्रोवाइडेड है 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब 290 माइनस 246। तो कैलकुलेशन करेंगे 246 डिवाइडेड बाई 44, राइट। तो 246 को 44 से डिवाइड करने पे लगभग आएगा 5.5। तो हमें दिख रहा है ए रेफ्रिजरेटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आया 7.1 और बी रेफ्रिजरेटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आया 5.5। तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है कौन सा रेफ्रिजरेटर बेटर है, कौन सा अच्छा रेफ्रिजरेटर है, ए रेफ्रिजरेटर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सन ब्लैक बॉडी इज डबल्ड, है ना। तो सन का टेम्परेचर पहले T1 मान लेते कितना था T, अब T2 कितना हो गया, बोला है डबल किया गया, पहले से ज्यादा कर दिया गया। तो बोला गया है द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ विल बी इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी एमिशन क्वेश्चन के उसके लिए हमें पता है लॉ कौन सा है, स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या बताता है, स्टीफन्स लॉ दिया गया है E बराबर सिग्मा ए टी मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर की पावर 4। यहाँ पे सिग्मा कौन है, स्टीफन्स कांस्टेंट, ए कौन है, एरिया, टी क्या है, टाइम, और कैपिटल टी कौन है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे बेसिकली हमें दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एनर्जी के साथ टेम्परेचर का रिलेशन लेना है, एनर्जी के साथ टेम्परेचर का रिलेशन लेना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं E1 बाई E2 बराबर T1 बाई T2 की पावर 4। तो बोला गया है पहले केस में टेम्परेचर कितना था T और सेकेंड केस में टेम्परेचर कितना है 2T, इसकी पावर क्या हो गया 4। हमें फाइंड आउट करना है पहले एनर्जी अगर E1 एमिट हो रहा है तो सेकेंड केस में एनर्जी कितना एमिट होगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें दिख रहा है ये कितना आ रहा है 1/16। तो यहां से फाइनली कितना आ रहा है E2 बराबर 16 टाइम ऑफ E1, मतलब T टेम्परेचर पे अगर एनर्जी E1 एमिट हो रहा था 2T टेम्परेचर पे कितना एनर्जी एमिट होगा 16 E1। कौन सा ऑप्शन है 16 टाइम्स, कौन सा होगा आंसर 16 टाइम्स। तो ये स्टीफन्स लॉ रिलेटेड क्वेश्चन था। इस ऐसे क्वेश्चंस आप खुद भी प्रैक्टिस करें। स्टीफन्स लॉ से अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जैसे स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू, स्टीफन कांस्टेंट का यूनिट, स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन, ये छोटे छोटे चीज आप जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम एट 2000 केल्विन। तो कौन से टेम्परेचर पे है 2000 केल्विन पे। बोला गया है इट्स करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एट 3000 केल्विन। अगर टेम्परेचर को बढ़ा के 3000 केल्विन कर दे तो लैम्डा जो इनिशियली लैम्डा एम था अब लैम्डा कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ऑब्वियसली कौन सा लॉ यूज करेंगे, विन का नियम, विन्स लॉ। विन्स लॉ क्या बताता है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, है ना। लैम्डा किसके प्रोपोर्शनेट है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला को कैसे इक्वेट कर सकते हैं, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 T2 बाई T1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा m है, और टेम्परेचर कितना है T1 2000 केल्विन। बोला गया टेम्परेचर T2 कितना हो चुका है 3000 केल्विन। हमें फाइंड आउट करना है अब लैम्डा कितना होगा। तो यहां से हमें दिख रहा है लैम्डा कितना हो रहा है, लैम्डा 2 बराबर 2/3 लैम्डा m। जीरो सारे कैंसिल हो गए, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आज के लिए, इतने ही क्वेश्चंस है ना। तो आप
मैं चाहता हूँ आप ये क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस करवाए ऐसे और भी क्वेश्चंस कोई दूसरे बुक से आप प्रैक्टिस जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ये हीट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के बेस पे मैंने करवाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसएचएम और वेव एंड साउंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएचएम से जैसे हमें पता है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम जरूर वो एसएचएम और वेव एंड साउंड के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे, तो आप ज़रूर ज्वाइन करना। थैंक यू।